अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। का प्रोग्राम का नाम है मैक टॉक और आज के एपिसोड में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैकटॉक की जब भी बात की जाती है तो हमारे पास बात आती है इनोवेशन की, और जब इनोवेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से मार्केट में आ रही हैं। तो आज मेरे पास दो बहुत ही काबिल और मैं ये कहूँगी कि बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी हाँ, नैयर अब्बास और मोहम्मद कंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है और टाइम की कैद है, तो मैं चाहूँगा कि हम बिल्कुल अपने डिस्कशंस की तरफ चलें। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियसली डिस्कशन के बीच में हम वैसे भी शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैक्रोनिक्स में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड बेसिकली सेम है, मदीना में स्कूल से है और मेरा मैट्रिक भी वहीं से हुआ हुआ है और इनका भी मैट्रिक वहीं से हुआ हुआ है। बेसिकली मोटिवेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको टूवर्ड्स मैकाट्रॉनिक्स मुझे लेके आई है। तो जिस तरह से उन मोटिवेशंस में जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप चल रही है वो मोटिवेशन थ्रू आउट द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी। हमारी मोटिवेशन स्टेप बाय स्टेप चली है। तो उस मोटिवेशन में मेरी एक टीचर है मिस अंजुम, जो कि मैथमेटिक्स की टीचर थी। बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी आई एम इंस्पायर्ड, सो आई हैव टू टूवर्ड्स थिंकिंग अबाउट द मैथ। देन उसके बाद मुझे दूसरी टीचर है मिस नरजिस, जो कि वहाँ पे होती हैं, उर्दू पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उर्दू शायरी और इस तरह से उसकी तरफ आऊँ। तो क्योंकि मैथ को पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग ड्राई हो जाता है, तो उस ड्राई को ख़त्म करने के लिए आपको अदब और इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है ताकि आपके इमोशंस बाकी रहें आपके अंदर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और फिर जो है वो इस तरह से मेरा आगा खान से जो है वो आपकी इंटरमीडिएट स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी इस तरह से मुझे बहुत सारे टीचर्स ने इंस्पायर किया। मगर मेरा स्कूल एक मेरी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से सेव है, बिकॉज वो 10 साल का पूरा एक एरिया सर्वाइव करता है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स के साथ काम किया और उनके साथ पढ़ा और सारी चीज़ें, बिकॉज वो स्कूल जो है वो सिर्फ एजुकेशनल नहीं था, वो हमें टूवर्ड्स द एटिकेट्स और इस तरह से थिंकिंग और आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करता था हमारी। तो उसने हमें बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने में। मैकाट्रॉनिक्स में बेसिकली कॉलेज के जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशंस की फील्ड्स जो है वो नहीं है। आजकल जो है वो रोबोटिक्स चल रही है और वो रोबोटिक्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है एआई वगैरह में, इस तरह से मशीन लर्निंग में। तो आप जो है वो उसको परसीव करके देखो, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके काम आएगी और ये आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट है, तो आप इसको अपने अंदर से डिस्कवर करो। तो मैंने मैकाट्रॉनिक्स इसको चूज किया है। इसको आप अनफॉर्चुनेटली बोलें या फिर जो है एक कोइंसिडेंस बोलें, हम दोनों जो है सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुझसे सीनियर थे और मैं इनसे जूनियर था उस वक्त, तो इनका बैच अलग है। बाकी जो है अगर हमारी टीचर्स की बात की जाए तो जो मुझे अच्छे टीचर लगते थे उनमें सर जुनेद आलम एक बहुत अच्छे टीचर थे जो हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे। उनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत मशहूर थी हमारे, बहुत ज़्यादा मशहूर थी हमारे स्कूल में। लेकिन जो एथिकेट्स और अदब उन्होंने जो सिखाया और जो उन्होंने एक सीधे रास्ते पे चलना सिखाया, वो बाकी मायने रखता है। बाकी एक सर दाऊद थे जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, जिनकी वजह से हम लोग एक थियोरेटिकल बेस में हम सोचते हैं इस कायनात में, क्योंकि कायनात एक पूरी मैथमेटिकल चीज़ों से, यूनिवर्स एक मैथमेटिकल वोकैबुलरी से चल रहा है। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट हमने वहाँ से कवर किया। फिर जो है जब हमारी बात आती है कि मैकाट्रॉनिक्स में हम किस तरह आए, तो उस टाइम जो है कोविड चल रहा था, जब हमने जो है वो ये डिसाइड करना था कि जो है हमें किस फील्ड में जाना है और किस यूनिवर्सिटी को पिक करना है। स्टार्टिंग में क्योंकि उस वक्त ज़्यादा ये होता था कि एनईडी में चले जाओ तो आप लोग का बहुत नाम होगा। मुझे क्योंकि बचपन से गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बुगाटी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, ये मुझे
इनिशियल में बच्चे को नहीं पता होता कि जो है ये है क्या चीज, लेकिन उसकी क्योंकि एस्थेटिकनेस उतनी खूबसूरत होती है कि वो थ्रिल आता है बंदे को, कि वो उसमें फील करंट लगता है, करंट लगता है सही। उसको चलाने का जो है वो। और इस तरह से फिर जो है मैंने स्टार्टिंग भी, क्योंकि मुझे शौक था, तो मैंने बाइक भी बहुत अर्ली एज में, जब मेरे पैर भी नहीं पहुंचते थे, तो मैंने इस तरह से बाइक भी चलाना शुरू की। तो यहाँ से फिर मुझे यहाँ पे स्कोप मिला मैकाट्रॉनिक्स में। जब इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों कंबाइन हो जाती है, तो हम ये सोचते थे कि यार एक मैकेनिकल साइड पे ही क्यों जाए, दोनों को कंबाइन मैकाट्रॉनिक्स क्यों ना पढ़े, ताकि हमें ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी में उसकी इन डेप्थ पता चल जाए। सही। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं जब हम देखते हैं, जैसे आपको शौक था गाड़ियों का, और बहुत अच्छे अच्छे जो मतलब दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड की गाड़ियां बनाते हैं, उस ब्रांड्स के आपने नाम ले, और आपका सलबट्टे पे गाड़ियां तोड़ने का शौक था। उसके मैकेनिज्म को देखने का। अगेन, तो ये जो शौक दोनों आपके अगर मैं मद्देनजर रखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मैकाट्रॉनिक्स में आए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैकाट्रॉनिक्स में आने के बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इनिशियली क्योंकि हम लोग का, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिंध बोर्ड की तरफ से था, तो मुझे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी, क्योंकि जो है इस तरह के इवेल्युएशन जिस तरह से होती है उसका आइडिया नहीं था कि हमें मिड टर्म्स और फाइनल और ये जिस तरह से प्री मॉक और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें इस स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हुई, जिसकी वजह से इनिशियल में जीपीए भी इफेक्ट हुई। लेकिन बाद में जब ग्रेजुअली पता चलना शुरू हुआ कि जो है ये बेसिक्स हैं, इस चीज़ में आपको फोकस करना है, प्रेजेंटेशंस, टेस्ट, ये सारी चीज़ें जब पता चल गई, तो ग्रेजुअली फिर इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया। जैसे कि इन्होंने कहा कि उसी की बात को फॉलो करते हुए कि इवैल्यूएशन, रूब्रिक्स, ये हमारे नए वर्ड्स थे। तो इंजीनियरिंग एक बहुत जो है वो आपको आराम से करने की, मतलब एकदम आप नहीं कर सकते एक आप जो है वो टिकटॉकर की तरह और इसकी तरह जो है वो आप एकदम बिलीनियर बन जाओगे। नहीं, आपको अपने प्रोफेशन को लेके चलना होता है। जैसे कि मतलब ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप जो है वो, मैं उसके लिए एक शेर का सहारा लूंगा कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। यानी आशिकी जो है वो सब्र तलब है, और तमन्ना जो है वो बेताब होनी चाहिए आपके अंदर, क्यूरियोसिटी और चीज़ों को जानने की, मतलब। तो इस तरह से जो है वो हमारी जर्नी जो है वो थ्रू आउट चलती रही। हमने प्रोजेक्ट्स किए, उसमें प्रेजेंटेशंस हुई, और फिर क्या कहते हैं मेजर पार्ट्स जो है वो आपका प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशंस, ये सारी थ्रू आउट हम करते रहे इसमें। तो आगे जाके भी हमने जो है इन चीज़ों को ही परस्यू करना है, और प्रोजेक्ट्स हम इंशाल्लाह करेंगे, और प्रेजेंटेशंस उस प्रोजेक्ट्स की देंगे, और सारी चीज़ें इवैल्यूएशंस होती रहेंगी इन चीज़ों की। अच्छा, ज़ैबिस में आने के बाद जैसे होता है कि हम जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या आपके जो कोर्सेज है इंडस्ट्री लेवल की जो चीज़ें, एप्लीकेशंस वहाँ इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, उससे कनेक्टेड हैं? किस कदर कनेक्टेड है? यस, वो एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इतना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 2-2 महीने की इंटर्नशिप्स की हुई हैं। तो जैसे ही हम उस इंटर्नशिप करने के लिए वर्क प्लेस पे अपने गए, तो हमने जल्दी जल्दी चीज़ों को, अपने जो कोर्सेज पढ़े हुए थे उनसे लिंक करना शुरू कर दिया। जैसे हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, और इंस्ट्रूमेंटेशन, और मशीन डिज़ाइन वगैरह, फैब्रिकेशन, सॉलिड वर्क्स हमने पढ़ा हुआ था। तो उस सॉलिड वर्क से हम जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है, उससे हम इजीली उसको जल्दी जल्दी उसको रिलेट करते चले गए, और अपने काम को थ्रू द स्किल्स यू हैव टू डन द वर्क। जैसे कि हम दोनों ने ही जो है एक सोलर इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोग को एक कंसर्न टास्क मिलता था कि यहाँ इस जगह पे हमें इस किलोवाट का सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके लिए स्ट्रक्चर, फैब्रिकेशन, फिर उसके पैनल डिज़ाइनिंग और माउंटिंग, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती थी। अब उसके लिए हम लोग को क्योंकि जिस तरह टास्क चाहिए होते थे, तो हम लोग उसमें अपनी ये सारी एजुकेशनल जर्नी को आराम से जो है वो फुलफिल कर सकते थे। जिस तरह हम लोग को अगर किलोवाट, अगर इसमें ये देखें कि हमें किलोवाट और वाट में अगर हम फर्क ना कर सकें, तो फिर हमारे पैनल की जो एफिशिएंसी वो वही इफेक्ट हो जाएगी। डेटा शीट ही आप अगर नहीं पढ़ सकेंगे जो आपको दी गई है टास्क के दौरान, तो आप जो है वो आगे कैसे बढ़ेंगे? थ्रू आउट द कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल चीज़ों को आप आगे लेके कैसे चलेंगे? अगर आपको यूनिट्स का ही नहीं पता होगा, उनकी कन्वर्जन्स का ही नहीं पता होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं कर सकेंगे तो। एजुकेशनल जर्नी
आपके टीचर्स, आपकी लैब्स, आपके इक्विपमेंट, यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सी चीज़ें होंगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फैसिलिटेशन वगैरह के हवाले से? बेसिकली हमें लैब्स में और टीचर्स ने और लैब इंस्ट्रक्टर्स ने, इन सब ने जो है वो फ्री हैंड्स दिया हुआ था कि हमें कोई कैद नहीं थी कि आप जो है वो इस तरह से नहीं करें और ये करें। तो जिस तरह से आप चाहें, जैसे चाहें, तो एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ रहे हैं उसको जाकर आप कर सकते थे। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वर्कशॉप पे काम किया था। वर्कशॉप ने हमें ये सिखाया है कि आपको यू हैव टू हाउ टू कट द वुड, और जिस तरह से वुड कटर हम समझते थे कि सिर्फ काटने के लिए जो है वो एक ही चीज़ यूज़ हो रही होती है। आपको मेटल के लिए, कटिंग के लिए अलग चीज़ चाहिए, वुड के लिए अलग चीज़ चाहिए, फिर उनकी फिनिशिंग करने के लिए अलग टूल्स आते हैं। ये सारे टूल्स हमने डिस्कवर किए। फिर हमने मेटल पे इस तरह काम किया कि हमने उसकी वेल्डिंग करना, उसकी ड्रिलिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखी। इस तरह से फिर हमने आगे जाके थ्रू आउट द काम करते रहे, तो सीएनसी मशीन और इन सारी चीज़ों पे हमने काम किया हुआ है। फिर हमारा लैब, और बहुत सारी लैब्स हैं, जैसे हमने रोबोटिक्स लैब्स में अपनी सर्वो मोटर्स की प्रिसिशन कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड्स कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा। अभी हमने रिसेंटली ऑटोमेशन लैब पढ़ी है कि आप ऑटोमेशन में जो है वो, क्योंकि इंडस्ट्री ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो हमने इसको जब पढ़ा तो हमने देखा कि इंडस्ट्री में सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमने विन प्रो लैडर के ज़रिए अपनी एक पूरी लॉजिक बनाई, देन उसको अप्लाई करके हमने देखा कि किस तरह से सिस्टम्स को, जैसे वेल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से किस तरह से हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जर्नी में शामिल रही हैं। सर अब्बास शबीर पढ़ाते थे टॉम सॉम। अब वो क्योंकि मेरी इंटरेस्ट से बहुत लिंक करता था, उसमें गियर्स मैकेनिज्म, स्टैंपिंग मैकेनिज्म और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें टॉर्जन अप्लाई हो रही है और स्ट्रेस एनालिसिस हो रहा है, तो वो बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट था। और उसमें जो है हम लोग ने, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे किए, तो वहाँ से भी जो है काफ़ी पॉजिटिवनेस हमें मिली। अब एक उसमें स्ट्रेस एनालिसिस का प्रोजेक्ट हमें मिला था, जिसमें हम लोग को जो है मुख्तलिफ उसके मटेरियल्स के पीसेस चाहिए थे। उसके लिए हम लोग जो है मार्केट में जाते थे, उसके लिए घूमते थे, इधर उधर से जो है मटेरियल कलेक्ट करते थे, फिर उसको यहाँ पे लेके आते थे। फिर एक मशीन है, उसमें स्ट्रेस एनालिसिस होता है, उसको आप फोर्स देते हैं, टॉर्जन क्रिएट करते हैं, फिर वो ग्राफ उसका बनता है। इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स हमने किए। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हुए, अब आते हैं आपके एफआईपी पे। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, 4 साल गुजारे, लैब्स, बायर का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस, आपके अपने इंटरेस्ट, तो आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्या था और किस तरह उस जहन में आया आपके कि यार हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए? फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा डक क्लीनिंग रोबोट था, तो उसका डक रोवर नाम था। अब एफआईपी सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना का नाम नहीं है। एफआईपी थ्रू आउट जो आपने पढ़ा होता है, जी। आप खुद अपनी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि आपने थ्रू आउट कितना पढ़ लिया है। अब जैसे हमने आगे अपना पढ़ा, तो हमने डिज़ाइनिंग, हमें उसकी ज़रूरत थी, उसके लिए प्रोडक्ट जो बना रहे थे हम, डक क्लीनिंग रोबोट, फिर उसके कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत थी, उसके क्या कहते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटेशंस की ज़रूरत थी, मशीन डिज़ाइन की ज़रूरत थी। इस तरह से बहुत सारे हमारे, जो हम थ्रू आउट द जर्नी ऑफ आवर बैचलर वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें 40 कोर्सेज पढ़ चुके हैं हम। 40 कोर्सेज, 40 मुख्तलिफ, मतलब आप अप्रॉक्स 20 टीचर्स लगा लें, तो इनसे आपने, हमने थ्रू आउट, फिर टीचर्स को आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करना है, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि हमारी बहुत सारे हम कोर्सेज मैम नसरीन बानो से पढ़ चुके थे, तो और हम उनसे फ्रीली भी थे और बात आराम से जाके कर भी सकते थे, तो हमने उनको अपने लिए चूज़ किया और फिर बहुत सारी मीटिंग्स की। देन वी हैव टू डिसाइड व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ डन। तो हमने इसके प्रोजेक्ट को डिसाइड किया कि कौन सा हमें इस प्रोजेक्ट चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रपोजल्स हमारे सामने रखे, जैसे कि इन्होंने अपना प्रपोजल रखा था, कौन सा था? मैं बेसिकली इनिशियल स्टेज में जब हम कुछ भी चाह रहे होते हैं, तो हम एफआईपी का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई भी ऐसी ही प्रोडक्ट बना दी। इंडस्ट्री में सॉल्यूशन चाहिए। यस, वेरी ट्रू। इंडस्ट्री को सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक इंजीनियर का काम है। वेरी ट्रू। उसके लिए हमें चूज करना है कि हमारी एक्सपर्टीज किस में है।
अब हम किसी चीज़ को अपनी एक्सपर्टीज समझते हैं और उसमें हम थ्रू आउट एयर काम क्योंकि करके आ चुके होते हैं, तो हम उसमें इजीली एफर्ट पुट कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि एक सोच आई कि जो है क्योंकि एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, तो उसके लिए हम क्योंकि एचवैक एक वास्ट फील्ड है और उसके अंदर बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती भी है। जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इस तरह एचवैक को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो हम क्योंकि अब जो है वो दौर नहीं है कि मैनुअली जो है हम किसी चीज़ को जाले की तरह साफ करें। अब उसके लिए भी हर चीज़ के लिए जब रोबोट मौजूद है, तो हम क्यों ना ऐसा रोबोट बनाएं जो एचवैक के अंदर खुद जाए, हम उसको कंट्रोल कर सकें और जो है उसको एफिशिएंटली क्लीन करवा सकें। वेरी ट्रू। उसके लिए हमने फिर जो है एक सोच बिठाई, फिर हमने उस पे रिसर्च की, लिटरेचर रिव्यू किया, रिसर्च की। ये एक स्टेप नहीं है, उसके लिए पूरा 2 साल लगे हमें यहाँ तक पहुँच इसको कंप्लीट करने में। इनिशियल स्टेज में हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं क्या। पाकिस्तान में जो बेसिकली मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हैं। उन इक्विपमेंट्स को ब्रश को डाल के, जैसे सर्कुलर ब्रशिंग मॉड्यूल है, इस तरह से अलग अलग ब्रशिंग मॉड्यूल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। देन फिर उसमें वैक्यूम चलाया जाता है, अगर वो ग्रीसी है तो उसमें केमिकल डाला जाता है, अगर उसको सैनिटाइज की ज़रूरत है, अगर फार्मेसी में या फार्माटिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है तो उसमें सैनिटाइजिंग गन इस्तेमाल की जाती है। यानी डिफरेंट इक्विपमेंट्स को, मॉड्यूल्स को डिफरेंट मतलब जगह जगह टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने उन चीज़ों को एक जगह रखा और फिर हमने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। जैसे हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन ये था कि हमने दो ब्रशिंग मॉड्यूल इस्तेमाल किए। सर्कुलर ब्रशिंग मॉड्यूल जो कि आपकी डस्ट को साफ करेगा। बेसिकली हमारा जो डस्ट थी वो सिर्फ जो पाउडर वगैरह इस तरह से वुडन डस्ट है, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी होती है ना, तो उनमें बहुत सारी एचवैक डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो उन डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डस्ट होती हैं। तो हमारा जो टारगेट था वो ड्राई डस्ट था, तो उन ड्राई डस्ट को करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की। और तो बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करें तो हमारा अच्छा खासा रिपोर्ट ने एफिशिएंसी दी है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स में होता है कि आप पहले उसकी सर्विलेंस करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, फिर उसमें वैक्यूम चलाएंगे। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको एक क्लीनिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिल सकती है, और वो हमारे बॉट ने की है। सही। अच्छा, अगेन आपने जैसे बताया कि 2 साल का अर्सा आपको इस प्रोजेक्ट में लगा, आपकी एक कठिन मेहनत हुई, रिसर्च की, चीज़ों को मैनेज किया, अपनी आइडियोलॉजी को कन्वर्ट किया, फिर उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया। तो ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई काम कहाँ करेंगे। तो क्या आपको वाकई इतना सफिशिएंट माहौल था, आपको हर टाइम लैब्स की एक्सेस थी, चाहे वो आपकी टेक्निकल लैब्स हैं, जैसे आपकी मैकेनिक हो गई, फैब्रिकेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लैब में आपको बहुत अच्छा सा इक्विपमेंट आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही थी, एंड देन अगेन इस डिग्री के पूरे साल में किस कदर आपको फैसिलिटेशन दी यूनिवर्सिटी ने? हमारी जो वर्कशॉप है उसमें सर तनवीर एक बहुत अच्छे जिसे बोला जाए कि टीचर हैं जो हर वक्त जो है हमारी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं, और उनसे जो भी बोल दो वो अपना खुद हाथ बढ़ा के जो है हमारे साथ काम करवाते हैं। चाहे हमें अगर उनको जाना भी हो, जैसे एक दिन उनको जाना था जल्दी, लेकिन फिर भी उन्होंने से बोला कि मैं 1 घंटा और आपके साथ बैठ जाऊंगा। फिर उन्होंने हमारे साथ काम भी करवाया, जो हमें जहाँ पे हमें वेल्डिंग अगर कहीं हमसे गलत हो रही है तो सर वो खुद प्रिसाइसली, क्योंकि सर की एफिशिएंसी ज़्यादा है उस चीज़ में, तो सर खुद हाथ बढ़ा के जो है वो काम करवाते थे हमारे साथ। बाकी ये कि जिन चीज़ों में हमें खुद करने का दिल नहीं चाह रहा होता था तो हम मैम नसरीन बानो पे जो है वो उनको मैसेज कर देते थे कि मैम ये हमसे नहीं हो रहा है, तो आप इसके पॉइंट्स वगैरह ये बना के देते हैं। वो हंसने वाला इमोजी बना के भेजती थी, और जो है फिर वो जो है हमें पॉइंट्स दे ही देती थी। कि जैसे मैम नसरीन बानो थी, उनसे मेरी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि रिसर्च वर्क मेरे हाथ में था, तो सारी चीज़ें उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो सारी चीज़ें बताती थी। और रिसर्च वर्क सीखा ही हमने उनसे है कि आपने कैसे उसको रिसर्च करना है और
कैसे आपने गूगल पे जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके और पब्लिशर्स को फाइंड आउट करना है HVAC के, कैसे आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सा काम कहाँ हुआ है, किस तरह हुआ है, ब्रशिंग मॉड्यूल का रिसर्च पेपर कैसे निकालना है, वैक्यूम का रिसर्च पेपर कैसे निकालना है, उन पे कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमें मैम नसीम बानो ने ऐसा ऐसा सिखाई। तो और हमने इसको सीखा और फिर थीसिस पे काम आया, थीसिस कैसे करना है उसको रोज़ाना जा रहे हैं हम उनके पास, और मैम ये चैप्टर हो गया, अब इस चैप्टर को बताएं क्या करना है, अब उसमें वर्डिंग है, कुछ ऐसा आर्टिकल आ गया है कि इसका समझ नहीं आ रहा है, कैसे इसको जो है वो रिफ्रेस करें, अब मिस बताएं कैसे इसको रिफ्रेस करें। यानी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हमने उनसे जाके मतलब आपने खूब डिस्कस तंग कर किया लिया। मैम को। बस डॉक्टर उमर के पास हम कोई मसला आता है, जाते हैं, इतने कूल माइंड, और बस उनकी जो स्माइल है ना उस पर सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती हैं कि माशाल्लाह। मतलब कोई प्रॉब्लम देखे गए बस वो स्माइल बहुत अच्छी देते हैं और सारी प्रॉब्लम्स अंदर से खुद ही खत्म हो जाती हैं। मतलब आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि हाँ, आपके बहुत प्रोग्राम positive मैनेजर vibe अब्दुल्ला मिलती है। उनके सपोर्ट। बहुत अच्छा टीचर का एक्सपोजर रहा हमारे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ज़ैबिस का मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम आपके ओपिनियन में कैसा है कंपैरेटिवली अदर यूनिवर्सिटीज भी करवा रही होंगी, आपके बहुत सारे दोस्त जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे होंगे, तो आपके मुताबिक क्या मुनफरद बात है ज़ैबिस की? ज़ैबिस मैकेट्रॉनिक्स किस तरह मुनफरद है दूसरी यूनिवर्सिटी से? जैबिस में हम लोग को कहीं पे भी बाउंड नहीं किया जाता। दूसरी यूनिवर्सिटीज में बाउंडनेस मैंने महसूस की है, जहाँ तक मेरे दोस्तों से मेरा कोऑर्डिनेशन होती है, तो उनमें एक लिमिटेशन होती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप जो है इस टाइम पे इस जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ पे ये बाउंडनेस नहीं थी, हमें आराम से जो है किसी भी फैकल्टी से मीटिंग अलाउ है, किसी भी टीचर के पास किसी भी टाइम जा सकते हैं हम, किसी भी रूम मतलब किसी भी क्या कहते हैं लैब्स को हम इस्तेमाल कर यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी लाइब्रेरी को किसी भी टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़ैबिस का सबसे पहले तो कल्चर एक बहुत अच्छा कल्चर है जिसमें फ्री इन्वायरमेंट है, और आपका ज़ैबिस में जो है वो जिस तरह से बच्चे, यानी जो इन्वायरमेंट में जो है ना वो जजमेंटलनेस नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो नहीं है। तो सब अपने काम से काम रखने वाले हैं, और अगर किसी को काम की ज़रूरत है तो वो सब आगे होते हैं, वो सब दैट्स इस तरह से वेरी होता है। ग्रेट। बहुत सारे लोग इवन आपके फैमिलीज में भी आपके इर्द गिर्द भी रहते होंगे जिनको बड़ी ही एक तजस्सुस रहता होगा कि मैकेट्रॉनिक्स क्या है, किस कदर है, जानना चाहते होंगे और शायद वो इस फील्ड में आना भी चाहते होंगे। तो मेरा आपसे लास्ट यही सवाल है कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा इसमें मैकेट्रॉनिक्स करने चाहते हैं या कहीं पर भी मैकेट्रॉनिक्स करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मुझे जो मैकाट्रॉनिक्स पे सबसे पहले जो जिनका मैं नाम लूँगा वो डॉक्टर लियाकत हैं। उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि आप जो है वो मैकाट्रॉनिक्स को, वो मेरे मामू हैं, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि तुम मैकाट्रॉनिक्स की तरफ जाओ, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं जिसकी वजह से आया हूँ। तो मैं बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करूँगा कि आप मैकाट्रॉनिक्स आके पढ़ें, ज़ैबिस में बहुत अच्छी चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे। आप जो है वो अगर आप इंडस्ट्रियल माइंड रखते हैं और इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं तो ये गुड ऑप्शन है आपके लिए ज़ैबिस। अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल साइड में ज़्यादा है, तो यहाँ के सब्जेक्ट्स पूरे इंक्लूडेड जो है वो आपका एक ओवरऑल कवर कर लेते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्टली ये एक आखिरी सवाल आप दोनों के लिए मैं जानना चाहूँगा, तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जस्ट लाइक आप जॉब करेंगे या आप कहीं स्कॉलरशिप देख रहे हैं फर्दर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए, या आजकल बड़ा एंटरप्रेन्योर्स का जिस लाइक अपने स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट करने का लोगों का माइंडसेट है, आपका क्या माइंडसेट है आगे एजुकेशन रिसर्च? इनिशियल में स्टार्टिंग में मैं ये चाह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक अपना एक सेटअप बिल्ड करूं, लेकिन उसके लिए मैं अभी, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से डायरेक्ट एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जंप करूं, तो पहले जॉब की तरफ स्विच करूंगा। जॉब से एक आइडिया होगा कि भाई ये इस दिशा में हमें जाना है, इस डायरेक्शन में हमें जाना है, फिर वहां से डिसाइड करूंगा कि फर्दर एजुकेशन भी किस तरफ कंटिन्यू करनी है। परसू करनी? तो पहले मेरा ये है कि मैं जॉब करूँगा, उस पे डिस्कवर करूँगा जॉब से कि जॉब बेसिकली मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था टेक्नोप्रेन्योरशिप के कि आप इंटर्नशिप इसलिए करते हो ताकि आप जाके वहाँ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को निकालो कि इंडस्ट्रीज में क्या मसले मसाइल हैं, उसके हिसाब से फिर आके प्रोडक्ट बनाओ।
तो वो जब बनाओगे ना प्रोडक्ट तो वो बहुत जल्दी सेल आउट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और रिसर्च की और बना लिया, नहीं, आप जाओ डिस्कवर करो, प्रैक्टिकली जो है वो आप डिस्कवर करो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे कि अब मिस ने मुझे जो है वो रिसर्च की भी है, मिस नसरीन बानो ने रिसर्च की भी आदत डाल दी, और मैं खुद जो है वो स्पीचेस करता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैं सोचता हूँ कि एक साइड वर्क अपना रिसर्च वर्क भी रखूँगा और अपनी जॉब भी करूँगा। दैट्स इस वेरी तरह से। ग्रेट। और मैं तो यही कहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। आप किसी मकाम पे थैंक यू सो होंगे मच। तो हमारे लिए बायद इज़्ज़त बायद वक़ार होंगे, हमारी नेक दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह फॉर योर आपके साथ भी प्रेशियस टाइम। बहुत मज़ा आया का वो आज के कम्युनिकेशन पॉडकास्ट में आपकी आज के पॉडकास्ट में जो कम्युनिकेशन थी और जो आपने हमें एनवायरनमेंट दिया फ्री फ्री का, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। इट्स वेरी ऑनर फॉर अस। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगली एपिसोड में हम आपको मिल पाएंगे एक और इनोवेटिव आइडिया के साथ। देखते रहिए ज़ैब एफएम डिजिटल।